हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गद्यांश और पद्यांश की ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये गद्यांश दिया गया है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को गद्यांश को पढ़कर हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रश्न को, फिर उसका उत्तर ढूंढेंगे। लिखा है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की फिल करना है यहाँ पर का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है पाठ्यक्रम को कच्चा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है। तो यहीं ये उत्तर लिखा हुआ है और उत्तर मिल भी गया है। लिखा है कि एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर मजबूरी बन जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखे। तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। आप लोग भाव समझते चलिए कि गद्यांश में कहा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हों। पहला विकल्प है समान रुचियां, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियां, भिन्न पूर्वाग्रह। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी रुचियां जो हैं भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगर गद्यांश नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकेंगे, क्योंकि हम सब लोगों की रुचियाँ जो है वो अलग अलग होती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय। तो चलिए गद्यांश में ढूंढते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट दी जाती है होता प्रायः यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पहली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो। तो इसमें क्या लिखा है, समझते चलिए अर्थ को कि सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट दी जाती है होता प्रायः यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में है। तो पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें लिखा है कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय है, तभी तो बच्चे जब अगली क्लास में आते हैं तो उन्हें बिल्कुल नया लगता है सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम बिल्कुल नया लगता है, जबकि वे पिछली कक्षा में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होता है, इसीलिए ऐसा बच्चों को महसूस होता है, जबकि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो प्रश्न दिया गया है कि बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति, तो यह स्थिति कैसी होगी? आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब भी ये उत्तर दे सकते हैं। पहला विकल्प है सराहनीय, दूसरा है निंदनीय, तीसरा है असंभव और चौथा है अव्यवहारिक। तो बच्चों को यदि ये छूट दी जाए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें तो यह स्थिति सराहनीय है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। कुछ प्रश्न तो आप बिना गद्यांश पढ़े ही दे सकते हैं, कुछ प्रश्नों के लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। अब ये प्रश्न है, इसमें तो गद्यांश पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। व्याकरण का ये प्रश्न है। लिखा है बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? पहला विकल्प है बस, दूसरा है अदब, तीसरा है ईमान और चौथा है फिजूल।
तो बस में बे लगा देंगे, बेबस हो जाएगा। बेअदब, बेईमान, बेफजूल कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कि फिजूल में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। तो कौन सा नया शब्द प्रतीक्षा से बन सकता है, ये पूछा गया है। पहले में लिखा है प्रतीक्षाशाली। तो ये प्रश्न व्याकरण के होते हैं, इनमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला विकल्प है प्रतीक्षाशाली, दूसरा है प्रतीक्षारत, तीसरा है प्रतीक्षावान और चौथा है प्रतीक्षाहीन। तो प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, वह है प्रतीक्षारत। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। पहला विकल्प है वार्षिकी, वर्षिकी, दूसरा विकल्प है वार्षिक, तीसरा विकल्प है वार्षिकी और चौथा विकल्प है वार्षिक। तो वर्ष में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा वार्षिक। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला विकल्प है पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, दूसरा है पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, तीसरा है पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए और चौथा है पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो एक गद्यांश को सॉल्व कर लिया है, एक और गद्यांश दिया गया है ये। तो पहले चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, फिर गद्यांश पढ़ेंगे। लिखा है, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। तो ज्ञान के होने की शर्त पूछी गई है, अनिवार्य। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है, आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गाँव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गाँव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गाँव वेधशाला गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान होने की शर्त यह है कि वह सृजन उत्पादन की शान पर तराशा जाए, और यही प्रश्न का उत्तर है। हर ज्ञान होने की शर्त क्या है? सृजन और उत्पादन। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आखिरी लाइन में मिल रहा है, सृजन और उत्पादन। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञान होने की अनिवार्य शर्त क्या है? सृजन और उत्पादन। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिखा है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। तो अनुच्छेद तो पूरा पढ़ ही लिया है। तो लिखा है, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं अनुच्छेद के अनुसार। पहला विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। तो अभी उत्तर मिला था जब पढ़ रहे थे, तो क्या लिखा था कि गांव को ठीक से समझने के लिए गांव चलना है, मतलब स्वयं देख कर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्वयं गांव में जाना। चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? तो यहाँ
दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। चलिए विकल्प पर चलते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ लिखा है ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है, पहला विकल्प है ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरा है दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, तीसरा है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना और चौथा है स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। तो फर्स्ट हैंड से तात्पर्य है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, तीसरा विकल्प इसमें सही है। यहाँ आप देख भी सकते हैं लिखा है, तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है, यानी स्वयं देखकर स्वयं अपनी अनुभव से अपनी समझ बनाना है, इसीलिए इसमें तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब व्याकरण का ये प्रश्न है, लिखा है शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, पहला है छित, दूसरा है ता, तीसरा है इत और चौथा है छत। तो शिक्षित शब्द में इत प्रत्यय है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। तो चलिए गद्यांश में पढ़ लेते हैं। लिखा है आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है, वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, अशिक्षा और अज्ञान, यानी कि गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान है। और क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान यानी कर्म गांव की छवि में शामिल नहीं है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज की वीडियो में 2 गद्यांश लिए थे, उनको सॉल्व किया है। अगले वीडियो में 2 पद्यांश लेंगे और उनको हल करवाएंगे। बहुत ही सरल तरीका होता है, पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद जो गद्यांश दिया गया है उसमें प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। आप पहले गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको गद्यांश पढ़ने में ये ध्यान रहेगा कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढना है। तो इसीलिए आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ना है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग लैंग्वेज में 15-15 नंबर के गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कौन सी आप लैंग्वेज ले। यदि आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में 15 नंबर का गद्यांश आएगा, और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं तो इंग्लिश में भी पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 30 नंबर लैंग्वेज में इन्हीं से बनते हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।